आदिकाल के ये 20% आपने ज़रूर अभी तक शायद कहीं नहीं पढ़े होंगे और हम थोड़ा डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आजकल का जो पैटर्न बदल रहा है पेपर का, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आपको काफ़ी पसंद भी आएँगे क्वेश्चन। पसंद आए तो भई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है ताकि मैं आगे की जो क्लासेज़ हैं, वो इसी तरह से आपके लिए तैयार कर सकूँ। तो आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न 20 ही पढ़ेंगे, 20 में लेकिन हम काफ़ी सारे प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आपको कितना पसंद आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा है? तो ये तो देखो आप सभी जानते हैं माइनर सा क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है और जबकि आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन वीर गाथा काल कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसमें केवल युद्ध का वर्णन है इसलिए, तो केवल वाला ऑप्शन तो वैसे ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें राजाओं की प्रशस्ति प्रधान है। हाँ, राजाओं की प्रशस्ति तो इसमें है, ठीक है? लेकिन राजाओं की प्रशस्ति प्रधान है, क्या इसी वजह से वीर गाथा काल कहा गया? क्योंकि वीर रस की प्रधानता और रासो काव्य की अधिकता है, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथों का काल है। हाँ, धार्मिक ग्रंथ भी इसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक लिखे गए हैं और वीर रस की प्रधानता भी इसमें है और रासो काव्य की अधिकता इसमें है। ये पॉइंट हमारा ज़्यादा इसमें मैटर करता है, ज़्यादा सही है और रासो काव्यों के कारण ही और वीर रस की प्रधानता होने के कारण ही शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है? तो ये पॉइंट हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो गया है। ये ध्यान रखना रासो काव्य की प्रमुखता इसमें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? रासो काव्य बहुत अधिक मात्रा में लिखे गए थे। युद्ध गाथाएँ इसमें वर्णित हैं, जो जो भी रास काव्य लिखे गए हैं, उनमें सब में क्या है, युद्ध गाथाएँ वर्णित हैं और जब युद्ध गाथाएँ जहाँ पर होती हैं, तो वहाँ पर तो वीर रस तो होता ही होता है। जैसे कि परमाल रास हो गया, है ना? आला उदल की उसमें बताया गया है। पृथ्वीराज रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया, कोई भी है बीसल देव रासो हालाँकि श्रृंगार काव्य भी है। ठीक है? ये ध्यान रखना और वीर रस की जो रचनाएँ हैं ना, ये जो कवि थे, उन्होंने कवियों ने लिखे थे अपने जो उनके राजा थे, है ना? दरबारी कवियों ने अपने जो राजा थे, अपने आश्रयदाता थे, उनकी कीर्ति वृद्धि के लिए ऐसा लिखा था। ये जो रासो काव्य है ना, ये कीर्ति वृद्धि के लिए लिखे गए थे, ये बात पॉइंट आप याद रख लेना। ये ऐसा नहीं है कि केवल युद्धों का ही वर्णन इसमें किया गया था, बल्कि वीरता के आदर्श का भी साहित्यिक निर्माण करना था। है ना? ये पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ, उस पर भी थोड़ा-सा फोकस करिएगा। वीरता के साहित्यिक निर्माण करना था वीरता के आदर्श का। ये ज़रूर आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन है जो कि सही है? पृथ्वीराज रासो के बारे में आप कितना जानते हैं? पृथ्वीराज रासो ये तो आप सब जानते ही हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? चंद बरदाई ने लिखा है और चंद बरदाई जो था ये पृथ्वीराज चौहान का मतलब उसका मित्र भी था बचपन का और उनका दरबारी कवि भी था। दोनों याद रखना है पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान का 1191 और 91 और 92 2 सालों में युद्ध लड़ा गया था किसके साथ में? मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध लड़ा था। ठीक है? जैसे तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं, ये मोहम्मद गौरी के साथ में इसने युद्ध लड़ा था। और इसी का जो वर्णन है ना, वो इस पृथ्वीराज रासो के अंदर किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है? इसमें दिया गया है, क्या ये पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ है? तो ये पूरी तरह से इतिहास पर आधारित नहीं है, इसमें काल्पनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। ये अपभ्रंश में रचित है, तो आप जानते हैं अपभ्रंश में रचित नहीं है, ये पिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है? ये पिंगल शैली में रचित है, ये ध्यान रखना। पिंगल शैली में रचित है, तो ये अपभ्रंश में केवल अपभ्रंश में रचित नहीं है। इसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। हाँ, बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा वैसे तो। इसमें इतिहास की कुछ चीज़ों को लिया गया है, जैसे कि जो युद्ध हुए थे वो तो सही है। ये तो हमारा इतिहास हमें बताता है कि युद्ध तो हुआ था पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ में और वहां से कुछ चीजें इसमें उठाई गई हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि कल्पना के आधार पर रखी गई हैं।
तो इसलिए इतिहास और कल्पना का मिश्रण ये हो जाता है। ये जैन काव्य परंपरा से जुड़ा है। नहीं, ये जैन काव्य परंपरा से नहीं जुड़ा, बल्कि ये रासो काव्य परंपरा से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ये रासो काव्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रख लेना। और अपभ्रंश में, केवल अपभ्रंश में तो ये लिखित है भी नहीं, है ना? ये पिंगल शैली में लिखा गया है। और पिंगल शैली किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ये केवल देखो वीर रस प्रधान ही नहीं है, इसमें वीर रस के साथ साथ, वीर रस इसका प्रधान तो है, लेकिन इसमें श्रृंगार काव्य भी है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखना। श्रृंगार रस का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसके बारे में और क्या ही बताएं, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे डीप में समझेंगे। सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या भाषा क्यों कहा गया है? अब ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते हैं कि सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, संधा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, संधा, और कहीं कहीं आपको संध्या भी देखने को मिलता है। तो संधा भाषा कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, अगर नहीं जानते तो इसको समझ लीजिए, क्यों कहा गया है। थोड़ा सा इसको डीप में अगर आप समझेंगे, क्योंकि ये संध्या समय में रची गई थी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना? संध्या समय में नहीं रची गई थी। और क्योंकि ये मिश्रित एवं सांकेतिक भाषा है, यह केवल अपभ्रंश है, क्या ये संस्कृत से विकसित है? तो ये संस्कृत से विकसित तो नहीं है। ठीक है, इसमें संस्कृत से विकसित नहीं है, इसमें अपभ्रंश, प्राकृत और इसके अलावा देशज शब्दों का मिश्रण मिलता है। ठीक है, इसमें केवल संस्कृत से संबंधित नहीं है, इसमें अपभ्रंश, प्राकृत और देशज शब्दों का मिश्रण मिलता है, यानी कि ये मिश्रित हो गई। ठीक है, मिश्रित हो गई। और ये सांकेतिक भाषा है। ये कैसी भाषा है? सिद्धों की जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। ठीक है, मिश्रित एवं सांकेतिक भाषा है। ये केवल अपभ्रंश भी नहीं है, इसमें अपभ्रंश, प्राकृत और देशज है। और ये ध्यान और रखना है, ये भाषा ना प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लिखी जाती थी, मतलब प्रत्यक्ष, ये मिश्रित सांकेतिक का अर्थ तो यही हो गया ना कि प्रत्यक्ष भाषा का अर्थ नहीं निकलता था, इसमें संकेतों से समझ में आता था। ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था, ये ध्यान रख लेना। और सिद्धों ने जो सिद्ध साहित्य है, आप जानते हैं सिद्ध हुए हैं। सिद्ध कितने हुए हैं? 84 सिद्ध हुए हैं। और ये 84 सिद्ध किसने माने हैं? 84 सिद्ध मानने के पीछे किसका है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है, जिसमें सबसे प्रथम जो सिद्ध है वो सरेपा को माना जाता है। और सिद्धों ने अपनी साधना, जो वो साधना करते थे, साधना और अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए ये भाषा अपनाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाथ साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है? नाथ साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है? क्या दरबारी संस्कृति का चित्रण करना। नाथ, ठीक है, नाथ आप जानते हैं, नाथों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है। 9 नाथों की संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें इसका जो प्रतिपादन है ना, वो किसने किया था? तो गोरखनाथ ने किया था। गोरखनाथ ने किया था। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, ये ध्यान रखना। और ये जो गोरखनाथ है, ये पहले सिद्ध साहित्य में थे, यानी कि सिद्ध थे ये पहले। और बाद में इन्हें कुछ चीज इन्हें पसंद नहीं आई, किसकी? सिद्ध की, सिद्धों की। और इसीलिए इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया, जिसका नाम था नाथ संप्रदाय। ठीक है, ये ध्यान रखना। और नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषता क्या ये दरबारी संस्कृति का चित्रण करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया है। और हठयोग और आंतरिक साधना पर बल, वीर रस की प्रधानता। तो इसमें सी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। ये हठयोग और आंतरिक साधना पर बल इन्होंने दिया था। और ये जो विशेषता है ना, हमें ये कबीर में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो विशेषताएं हठयोग और आंतरिक साधना पर बल, ये हमें कबीर दास में भी देखने को मिलती है, जिसमें शुक्ल जी ने कहा भी है कि कबीर दास ने ये जो प्रेरणा है ना, हठयोग और आंतरिक साधना की जो प्रेरणा है, ये कहाँ से लिए? नाथ संप्रदाय से लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस नाथ पंथ के साहित्य में क्या होता है? हमें हठयोग, इसके अलावा कुंडलिनी जागरण, ठीक है, ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है। आजकल तो कुछ भी पूछा जा सकता है भैया, है ना? तो थोड़ा सा डीप पढ़ना जरूरी है। और इसके अलावा देह साधना, देह साधना, ठीक है, जबकि ये सिद्ध जो सिद्ध थे, जो सिद्ध संप्रदाय था, उसमें ये चीजें नहीं देखने को मिलती थी। उसमें आप जानते हैं कि किस तरह की चीजें थी, और वो इनको पसंद नहीं थी। ठीक है, देह साधना और आंतरिक जो आध्यात्मिक अनुशासन है, उस पर बल दिया जाता था। आध्यात्मिक, केवल हठयोग ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता था। किसके अंदर? नाथ संप्रदाय के अंदर आध्यात्मिक अनुशासन पर बल
दिया जाता था, ये ध्यान रख लेना। जबकि उसमें जो पंचमाकार था, उसका उपयोग किया जाता था और पंचमाकार आप जानते ही हैं सिद्धों में जो पंचमाकार यानी कि वो महासुखवाद और मत्स्य, मांस, मदिरा इस तरह की चीज़ों का क्या करते थे मतलब सेवन होता था उसमें, ठीक है? और ये सब चीज़ें इसमें क्या की गई मतलब इनको त्याग दिया गया, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, वीर रस की प्रधानता से संबंधित नहीं है और इसके गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ ये सभी आप जानते ही हो इनके 9 नाथों की संख्या आपको याद रख लेना। 4 ऐसे नाथ हैं जो कि सिद्धों में भी थे और नाथों में भी थे। जैन साहित्य और रासो साहित्य में मुख्य अंतर क्या है? जैन साहित्य और रासो साहित्य ये दोनों ही विशेषताएं आदिकाल की और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? जैन साहित्य वीर रस प्रधान है, रासो साहित्य धार्मिक उपदेश प्रधान है ना? मुख्य अंतर क्या है इनमें? जैन साहित्य नीति और धर्म प्रधान है, रासो वीरता प्रधान है, दोनों पूर्णतः समान है। तो दोनों तो देखो समान तो नहीं है भैया, है ना? दोनों समान तो नहीं है ना? जैन साहित्य में आप जानते हैं नीति और धर्म प्रधान है ये। नीति और धर्म प्रधान है, जबकि जो रासो है ये वीरता प्रधान है। ठीक है? रासो क्या है? ये वीरता प्रधान है। इसमें वीर रस का जो है प्रतिपादन किया गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। जैन साहित्य नीति और धर्म प्रधान है, जबकि रासो वीरता प्रधान है। यही इनका मुख्य अंतर है। दोनों में जैन साहित्य में आप जानते हैं नैतिक जीवन पर भी बल मिलता है, ठीक है? नैतिक जीवन पर उसमें बल दिया गया है और अपने धर्म को लेकर भी उन्होंने रचनाएं की थी, है ना? धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचार और नैतिक प्रचार करने के लिए रचनाएं करते थे जो जैन लोग थे। और जबकि रासो साहित्य में आप जानते हैं ये अपने जो राजा होते थे, है ना? जो उनके आश्रित कवि होते थे, उनको क्या करते थे? आश्रित कवि अपने राजाओं की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा किया करते थे। आगे आला खंड को लोक गाथा परंपरा में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आला खंड आप जानते ही हैं किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आला खंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जगनिक कवि ने लिखा है, ठीक है? आला खंड किसने लिखा है? तो ये जगनिक कवि ने लिखा है। आला खंड को परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये किसके नाम से जाना जाता है? परमाल रासो। ये पहले परमाल रासो के नाम से ही लिखा गया था। आलाखंड नाम से इसको बाद में जो है कन्वर्ट किया गया था, ठीक है? आलाखंड को लोक गाथा परंपरा में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि ये संस्कृत में रचित है। अगर संस्कृत में रचित होता तो ये लोक गाथा परंपरा में महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ये लोक में गाया जाता रहा है। ये दरबारी ग्रंथ है क्योंकि ये सिद्ध साहित्य है और ये सिद्ध साहित्य से संबंधित भी नहीं है ना? ये सिद्ध साहित्य से संबंधित भी नहीं है। ये लोक में गाया जाता रहा है, ठीक है? लोक यानी कि जो आला खंड है ये वीर गाथात्मक तो है ये, ठीक है? ये वीर गाथा इसमें कही गई है आला उदल की। ये भी नाम याद रख लेना। आला खंड इसीलिए इसको बोलते हैं आला उदल। आला उदल आप जानते ही हैं कहाँ के आला उदल रहने वाले थे, है ना? इसको आप समझ सकते ही हैं। हेलो क्रिस्टी 10 मिनट बात कर लेना, ठीक है? मम्मी 10 मिनट बात कर लेना। समझ में आया? क्योंकि ये दरबारी ग्रंथ है तो ये दरबारी ग्रंथ नहीं है, इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। महत्वपूर्ण मानने के पीछे इसका जो कारण है, ये लोक में गाया जाता रहा है और ये कहाँ गाया जाता है? इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं, है ना? 12 बरस लो कुक्कड़ जीवे और 13 लो जिये सियार, है ना? और ये कहाँ है? ये कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड कहाँ पर है? बुंदेलखंड कहाँ पर है ना? ये तो आप जानते ही होंगे। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित रहता है, ठीक है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, ये ध्यान रख लेना। इसके कुछ जो गीत हैं आलाखंड के वो कहाँ गाए जाते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित रहे हैं और लोक नायक इसमें कौन थे? तो ये आला उदल जो थे, इनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है? ये ध्यान रखना। आगे आदिकालीन साहित्य को दरबारी साहित्य क्यों कहा जाता है? आदिकालीन साहित्य को दरबारी साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे जनता ने लिखा इसलिए? नहीं भाई, सारी जनता थोड़ी ना लिखेगी, है ना? क्योंकि ये राजाश्रय में रचा गया, ये धार्मिक आश्रमों में लिखा गया नहीं, ये लोक भाषा में नहीं था। ये लोक भाषा में ही था, है ना? मोस्टली तो, लेकिन ये राजाश्रय में रचा गया था, इसलिए इसको दरबारी साहित्य कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या था कि आदिकालीन जो रचनाएं हैं ना, जो रासो काव्य हैं या फिर और जो रचनाएं हैं, ये किस लिए की गई हैं? यानी कि अपने जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा के लिए लिखे गए हैं। ये एक प्रशस्ति परक रचना है, जितने भी रासो काव्य हैं
इसीलिए इनको दरबारी साहित्य कहा जाता है, यानी कि दरबार में रहते थे, जो दरबारी कवि होते थे वो लिखते थे इनको। दरबारी कवि इनको लिखते थे, इसलिए इसको दरबारी साहित्य कहा जाता था। और अ, ये जो चीज़ें हैं ना, वो हमें बाद में जाकर के रीति काल में देखने को मिलती हैं, ठीक है? भक्ति काल में जो दरबारी साहित्य है, वो कहीं न कहीं बंद हो जाता है। उसमें धर्म के आधार पर रचनाएँ होती हैं। लेकिन क्योंकि उस वक़्त मुगलों का जो शासन था, वो स्थापित हो चुका था, लेकिन बाद में रीति काल में हमें फिर यही साहित्य देखने को मिलता है, दरबारी साहित्य। आदिकालीन काव्य की ऐतिहासिकता संदिग्ध क्यों मानी जाती है? आदिकालीन काव्य की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये मौखिक परंपरा से आई है, क्योंकि इसमें कल्पना का अत्यधिक समावेश है, ये अपूर्ण है या फिर ये संस्कृत भाषा में है। तो 8 में हमारा सही आंसर क्या होगा? अब ये तो पीछे हम पढ़ ही चुके हैं कि जो रासो ग्रंथ थे उनमें इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण था, ठीक है? इतिहास और कल्पना। तो ये मौखिक परंपरा से तो देखो नहीं आया है, मौखिक परंपरा से नहीं आया है, इसमें कल्पना का अत्यधिक समावेश किया गया है। इतिहास में अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत लिखी गई हैं, उसको बढ़ा-चढ़ा करके, है ना? कल्पना के आधार पर अपने दिमाग से जोड़-जोड़ करके लोगों ने अपने अपने आश्रित जो आश्रयदाता होते थे, उनकी कीर्ति वृद्धि के लिए ये रचनाएँ की थी, ठीक है? इसीलिए इनकी जो ऐतिहासिकता है, उसको संदिग्ध माना जाता है, उन पर क्या किया जाता है? संदेह किया जाता है। महिमा मंडन की ये रचनाएँ की गई थी, ठीक है? महिमा मंडन यानी कि अपने आश्रयदाताओं को फेमस करने के लिए एक तरीके से हम ये कहें तो, ठीक है? इसीलिए इसको क्या मानते हैं, आज भी जो इतिहासकार हैं ना, इन ग्रंथों को ऐतिहासिक संदर्भ में प्रामाणिक नहीं मानते हैं। निम्न में से कौन आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? इनमें से कौन-सी आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? वीरता, राजाश्रय, श्रृंगार की सूक्ष्मता या अतिशयोक्ति। देखो वीरता तो रही है ना? वीरता रही है, राजाश्रय भी रहा है, अतिशयोक्ति भी रही है। अतिशयोक्ति का मतलब आप जानते ही हैं, बढ़ा-चढ़ा करके किसी बात को कहना, ठीक है? और यहाँ पर जो कवि थे उन्होंने यही काम तो किया था, लेकिन श्रृंगार की जो सूक्ष्मता है ना, वो इसमें नहीं थी। श्रृंगार की सूक्ष्मता क्यों नहीं थी? क्योंकि ये जो विशेषता है ना, ये रीतिकालीन कवियों की है। ये किसकी रीतिकाल की विशेषता है, श्रृंगार की सूक्ष्मता। जैसे घनानंद वगैरह ने आप देखे होंगे लिखा था, मतलब श्रृंगारिक जो रचनाएं की थी, लेकिन ये आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, प्रमुख प्रवृत्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्मीर रासों का संबंध किस परंपरा से है? हम्मीर हम्मीर रासों का संबंध किस परंपरा से है? सिद्ध जैन वीरगाथा या फिर भक्तिकालीन। हम्मीर रासो, ये भी रासो काव्य है, और ये इसको लिखने वाले कौन है? तो ये है सारंगधर, ठीक है? ये शारंगधर कवि ने लिखा है, ये ध्यान रखना। और ये वीर गाथा से ही संबंध है इसका भी। हम्मीर रासों का संबंध किससे है? तो ये भी सारंगधर ने लिखा है, वीर गाथा से इसका संबंध है। आगे है थोड़ा सा ये असर्शन रीजन यानी कि कथन कारण वाले 2-3 क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो देखो नुकसान आपका ही होना है, क्योंकि पेपर में फिर यही प्रश्न जब आते हैं तो आप कठिन बताते हो। इसीलिए इनको थोड़ा सा आदत डालिए करने के लिए, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन, 3 शायद 4 क्वेश्चन इस प्रकार के रखे हैं। आदिकालीन इनको ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए, बहुत ईज़ी होते हैं प्रश्न, एक बार में ही समझ में आ जाते हैं। पहला यहाँ पर कथन कह रहा है कि आदिकालीन रासो काव्य में इतिहास और कल्पना का मिश्रण मिलता है। ये तो अभी हमने पढ़ा है ना? आदिकालीन रासो काव्य में इतिहास और कल्पना का मिश्रण मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कथन कारण वाले क्वेश्चन करते हो, तो यहाँ पर आप क्योंकि लगाइए और अगले वाले को पढ़िए फिर। क्योंकि रासो कवि अपने आश्रयदाता की कीर्ति वृद्धि के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग करते थे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। और ए ऑप्शन हमारा निकल आया। ए और आर दोनों ही सही हैं, अभी हमने पढ़े हैं। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है? आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आदिकालीन जो रासो काव्य है उसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण मिलता है, क्योंकि रासो कवि अपने आश्रयदाता की कीर्ति वृद्धि के लिए क्या करते थे? अतिशयोक्ति का वर्णन प्रयोग करते थे, यानी कि बढ़ा-चढ़ा कर हर बात को बताते थे। तो ये सही है हमारा, ठीक है? आगे देखते हैं सिद्ध साहित्य, ये भी कथन कारण वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप स्किप नहीं करेंगे, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली, 20 ही क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। डेली आपको 20 ही क्वेश्चन मिलेंगे, और थोड़ा-सा डीप समझने की कोशिश करेंगे, है ना? सिद्ध साहित्य में लौकिक जीवन की अपेक्षा आपकी आज की क्लास कैसी लग रही है, ये आपको सबको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। अगर आप 20 बच्चे भी देख रहे हो तो 20 के 20 प्लीज बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि मैं आगे की जो क्लास है वो इसी तरह से कंटिन्यू कर सकूं।
सिद्ध साहित्य में लौकिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साधना का वर्णन अधिक है। क्या आध्यात्मिक साधना का वर्णन अधिक है? सिद्ध साहित्य, क्योंकि सिद्ध कवि वज्रयान बौद्ध परंपरा से जुड़े थे। तो यहाँ पर आपको बताना है सही हमारा कौन सा होगा। सिद्ध साहित्य में लौकिक जीवन को तो देखो नहीं रखा गया, ठीक है। लौकिक जीवन की अपेक्षा इसमें आध्यात्मिक साधना का वर्णन अधिक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सिद्ध कवि वज्रयान बौद्ध परंपरा से जुड़े थे, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप क्योंकि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो सिद्ध कवि है ना, वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकले हैं। बौद्ध धर्म की दो परंपराएं थी, महायान और वज्रयान। ये वज्रयान बौद्ध धर्म परंपरा से जुड़े थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से इजी लिए हैं क्वेश्चन, ताकि आप इनको देख करके डरे ना। 13वां क्वेश्चन है हमारा, ढोला मारूरा दुहा किस परंपरा से संबंधित है? ढोला मारूरा दुहा ये एक लौकिक काव्य है, ठीक है। ये कैसा है? ढोला मारूरा दुहा एक लौकिक काव्य है, ठीक है। लौकिक काव्य है, यानी कि लोक गाथा परंपरा से जुड़ा हुआ है ढोला मारूरा दुहा, ये ध्यान रखना। और ये किसमें गाई जाती है? राजस्थान से संबंधित है। ये राजस्थानी लोक परंपरा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थानी लोक परंपरा से ये संबंधित है, ये जरूर आपको याद रखना है। और वीर गाथा सिद्ध और जैन से ये संबंधित नहीं है। और आगे आपको एक चीज और याद रखना है। चलिए, ढोला मारूरा दुआ याद रखना। और ये तो आप जानते ही होंगे किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा किसके द्वारा गया है ढोला मारूरा? तो इसमें ना दो नाम आते हैं। एक तो आता है कल्लोल कवि का, ठीक है। कल्लोल कवि का नाम आता है, कल्लोल कवि। और दूसरा नाम आता है आपको कुशललाभ, आपने देखा होगा कुशललाभ का भी नाम आता है, क्योंकि उसने बाद में इसमें कुछ पद जोड़ दिए थे, इसलिए उनका नाम आ जाता है यहाँ पर। ये कल्लोल कवि के द्वारा लिखा गया है, याद रखना। और इसमें थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये कछवाहा वंश, ठीक है। इस ग्रंथ में दिखाया क्या गया है, इसमें कछवाहा वंश के राजा थे, राजा, ठीक है। कछवाहा वंश के राजा थे, राजा। और राजा का नाम क्या था? नल, ठीक है। राजा का नाम क्या था? नल था। नल के पुत्र थे ढोला, ठीक है। नल का पुत्र कौन था? ढोला था, ढोला। और पुंगल ढोला, ठीक है, ढोला है। और पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी मारवनी, ठीक है। कौन थी? पुत्र ये कौन थी? मारवनी, ठीक है। मारू, मारू उसका नाम था। और ढोला किसका नाम था? नायक का नाम था। ये नायक है। कई बार तो यही गलतफहमी हो जाती है। और ये कौन है? नायिका है। कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये पूछा जाता है कि ढोला और मारू में से कौन मतलब लड़का है और कौन लड़की है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नायिका कौन है? मारवनी उसका नाम था, इसलिए उसको मारू कहते थे, ठीक है। मारवनी के पिण्य और विरह की कथा इसमें दी गई है, ये ध्यान रखना। और इसमें एक और नाम आता है मालवनी, ये इसकी सहनायिका है मारवनी की, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1934 ईस्वी में इसे नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैन साहित्य में धर्मोपदेश और नैतिकता की प्रधानता है। जैन साहित्य में धर्मोपदेश और नैतिकता की प्रधानता है, ये अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ऊपर। यहाँ पर क्योंकि आप लगा के आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जैन आचार्यों ने साहित्य को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। आर इसकी सही व्याख्या है ए की। जैन साहित्य में धर्म उपदेश और नैतिकता की ही प्रधानता है, ठीक है। और जो जैन आचार्य है ना, उन्होंने साहित्य को क्या बनाया था? जैन अपने धर्म प्रचार के लिए माध्यम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं किसी इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा भारतीय भाषा में रचित प्रथम रचना है? तो उसको जरा ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सी रचनाएं, चार रचनाएं आपको दे रखी हैं, किसी इस्लाम धर्मावलंबी, किसी इस्लाम धर्मावलंबी यानी कि कोई मुस्लिम होगा पक्का, ठीक है। जो लेखक है वो मुस्लिम है, ये समझ लीजिए। उसके द्वारा भारतीय भाषा में लिखित पहली रचना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? परमात्म प्रकाश, उपदेश रसायन, संदेश रासक, या फिर जयचंद प्रकाश। तो देखो, जयचंद प्रकाश तो भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये भट्ट केदार ने लिखी है जयचंद प्रकाश। परमात्म प्रकाश की बात करें तो ये जोइंदू के द्वारा लिखी गई है, परमात्म प्रकाश और योग सार, ठीक है, जोइंदू के द्वारा लिखी गई है। और उपदेश रसायन किसके द्वारा लिखी गई? जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जिनदत्त सूरी ने लिखा है उपदेश रसायन को, है ना। और ये तो केवल 80 पद्यों में लिखी रचित रचना है, 80 पद्यों में केवल लिखी गई है। और संदेश रासक बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ये अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है, ठीक है।
ये किसने लिखी है? अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है, अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है संदेश रासक। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। जो संदेश रासक है ये 3 प्रकरणों एवं 223 छंदों का एक खंड काव्य है। ठीक है? जो संदेश रासक है 3 प्रकरणों एवं 223 छंद है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। एक खंड काव्य, इस काव्य में एक वियोगिनी की विरह व्यथा, ठीक है? विरह व्यथा का षट ऋतु परंपरा में वर्णन किया गया है। यह भारतीय भाषा में रचित प्रथम रचना है और इस ग्रंथ में नक्सिक वर्णन परंपरा एवं वियोग के मार्मिक चित्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट है, पुष्पदंत कवि को भाषा की जड़ कहने वाले विद्वान कौन है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आज आपको हो सकता है डिफरेंट मिल रहे होंगे, है ना? और डिफरेंट ही कराने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि बाकी तो आप क्या ही करोगे, कर लिए हैं, है ना? बहुत सारे प्रश्न तो मैं खुद ही करवा चुकी हूँ, बहुत सारे प्रश्न करवा चुकी हूँ, बहुत सारे मॉडल पेपर करवा चुकी हूँ पहले, है ना? आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। पुष्पदंत कवि को भाषा की जड़ कहने वाले विद्वान कौन है? भोला शंकर व्यास, शिव सिंह सेंगर। लेकिन अब जो प्रश्न आपको मिलेंगे ना वो थोड़ा-सा नेट के लेवल के मिलेंगे सभी को, है ना? यूजीसी नेट के अगर बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हीं के लेवल के करवा रही हूँ और है ना? धीरे-धीरे हमारा ये जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, आपके रचनाओं से संबंधित रहेगा, है ना? जो आपकी डिफाइन की गई हैं रचना उनसे संबंधित रहेगा। लेकिन अभी तो ये कोई भी पढ़े, है ना? पुष्पदंत कवि को भाषा की जड़ कहने वाले विद्वान कौन है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। ठीक है? शिव सिंह सेंगर तो आप जानते ही हैं 1883 ईस्वी में इनका एक ग्रंथ आया था, शिव सिंह सरोज नाम से। ठीक है? शिव सिंह सरोज नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था और इसी में इन्होंने भाषा की जड़ कहा है, किसको? पुष्पदंत को। ये ध्यान रखना। और भोला शंकर व्यास की बात करें तो भोला शंकर व्यास ने तो पुष्पदंत को क्या-क्या नाम दिए हैं? यहाँ पर लिख देती हूँ। इन्होंने तो इन्हें माघ भी कहा है, भारवी भी कहा है, बान भी कहाँ है ना? ये सारे के सारे संस्कृत के विद्वान हैं और भवभूति भी कहाँ है, ठीक है? भोला शंकर व्यास ने तो इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बान, भवभूति सब कुछ कहा है। जबकि जो इनके समकालीन विद्वान हैं, उन्हें अपभ्रंश का व्यास भी इनको कहा जाता है, ठीक है? इन्हें अपभ्रंश का व्यास भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अपभ्रंश का व्यास किसको कहा जाता है? तो ये भी पुष्पदंत को ही कहा जाता है और इनको अभिमान मेरु की भी संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा इनको अभिमान मेरु की संज्ञा भी दी जाती है, अभिमान मेरु की संज्ञा भी दी जाती है, ये याद रखना। और इनका अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि भी इनको कहा जाता है, ठीक है? अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और एक और इनकी पहचान है कि इन्होंने शैव धर्म को छोड़ करके जैन धर्म अपनाया था, ठीक है? ये पहले शैव धर्म से संबंधित थे और शैव धर्म को छोड़ करके इन्होंने क्या अपनाया था? जैन धर्म को अपना लिया था। और ये अपने आप को बड़ा ही श्रेष्ठ समझते थे, ये भी ध्यान रखना। ऐसा लगता था इन्हें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, उन्हें अपने ज्ञान की मतलब पूर्ण जानकारी थी और इसीलिए क्या करते थे, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इसीलिए इनको अभिमान मेरु की भी संज्ञा दी गई है। और इनके ग्रंथों के नाम तो आप जानते ही होंगे। महापुराण इन्होंने लिखा है, ठीक है? महापुराण इन्होंने लिखा है और इसके अलावा इन्होंने न्याय कुमार चरियु लिखा है, न्याय कुमार चरियु की भी इन्होंने रचना की है और इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है जस हर चरियु, ठीक है? जस हर चरियु के नाम से भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो इतनी सारी पहचान इनका याद रख लेना। एक और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, डॉक्टर तगाड़े का नाम आता है, उन्होंने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी भी कहा है, ठीक है? आदिकाल को शैशव काल का नाम किसने दिया है? आदिकाल को शैशव काल का नाम देने वाले कौन है? वैसे तो आपने बहुत सारे नाम आप तक पढ़ रखे होंगे, ठीक है? आदिकाल का नामकरण वगैरह ये छोटी-छोटी वीडियो मैंने तो बहुत सारी बना रखी हैं। लेकिन यहाँ पर बताइए आदिकाल को शैशव काल कहने वाले कौन हैं? तो कपिल कुलश्रेष्ठ की बात करें तो सबसे पहले कपिल कुलश्रेष्ठ ने क्या नाम दिया है? तो ये तो अंधकाल का नाम देते हैं। ठीक है? कपिल कुलश्रेष्ठ ने अंधकाल का नाम दिया है किसको? आदिकाल को। और गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक एवं शून्य काल कहा है। आरंभिक एवं शून्य काल कहा है इन्होंने, शून्य काल। और राम खेलावन पांडे की अगर बात करें तो राम खेलावन पांडे ने कहा है इसको परिवर्तन एवं संक्रमण काल की संज्ञा दी है, ठीक है? परिवर्तन एवं संक्रमण काल की संज्ञा इन्होंने दी है। और जबकि रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसे शैशव काल का नाम दिया है, ठीक है? शैशव काल का नाम दिया है, ये याद रखना इन चारों से संबंधित। बाकी तो आप जानते ही हैं, आदिकाल को हजारी जी ने
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया था, ठीक है। हजारी ने किसका नाम दिया था? आदिकाल का नाम दिया था। और शुक्ल जी ने किसका नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था, वो अभी हमने बताया है। और बाकी मिस्र बंधुओं का भी काफी पूछा जाता है, थोड़ा मिस्र बंधुओं का बता दूं तो इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है, ठीक है। इन्होंने क्या नाम कहा है? मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल का नाम दिया है। और बाकी बहुत सारे हैं, अगर आप छोटी कोई वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ये छोटी-छोटी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ना मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवा दूँगी, है ना? मेन-मेन चीज़ें। वैसे करवा रखा है पहले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का आदि कवि के रूप में किसे स्वीकार किया है? हिंदी के आदि कवि के रूप में आप जानते हैं ये प्रश्न हमेशा विवादास्पद रहता है। यानी कि मतलब विवादास्पद बना हुआ है। हिंदी का आदि कवि एक हमारे लिए तो नहीं है, हमें तो पता है कि किसने किसको माना है। लेकिन ये जो प्रश्न है ना वो विवादास्पद है ना? पता नहीं है मतलब सर्वमान्य तो सरेपा को मानते हैं, लेकिन अलग-अलग विद्वान अलग-अलग लोगों को मानते हैं। विद्यापति, स्वयंभू अब्दुल रहमान या फिर सरेपा। तो हिंदी का आदि कवि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान हो जाएगा, ठीक है? जिन्होंने संदेश रासक की रचना की है, अभी हमने देखा था। इन्होंने विद्यापति की बात करें तो बच्चन सिंह ने इनको माना है, ठीक है? बच्चन सिंह ने किसको माना है? विद्यापति को माना है। स्वयंभू को किसने माना है? स्वयंभू को किसने माना है? फिर राम कुमार वर्मा ने माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और अब्दुल रहमान को हजारी जी ने माना है। इसके अलावा सरेपा को किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है शुक्ल जी ने किसको माना है? तो राजा मुंज को माना है। राजा मुंज या राजा भोज, राजा मुंज या राजा भोज को माना है, ये ध्यान रख लेना। महाकवि तो ये मानते हैं चंद को, ठीक है। शुक्ल के अनुसार जो प्रथम महाकवि है वो तो है चंद, लेकिन आदि कवि राजा मुंज या भोज को मानते हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी इन्हीं को मानते हैं, ठीक है। जो गुलेरी साहब है वो भी इन्हीं को मानते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है शिव सिंह सेंगर से। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? तो ये माना है इन्होंने पुष्पदंत को। किसको माना है? पुष्पदंत को माना है। पुष्प पुष्प ये पुष्पदंत नहीं, पुष्यदंत यानी कि पुष्य पुंड कवि को माना है, ठीक है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है किसका? मिस्र बंधुओं का, जिन्होंने मिस्र बंधुओं ने किसको माना है? तो ये अलग-अलग मानते हैं, जैसे कि गद्य कवि इन्होंने गोरखनाथ को माना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अब इसमें जगह भी नहीं बची है। स्वयंभू के किस ग्रंथ में कृष्ण कथा वर्णित है? स्वयंभू का कौन सा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण कथा वर्णित है? पौंचर्यू में तो देखो राम की कथा वर्णित है। पमचर्यु तो राम कथा पर आधारित है। जबकि जो इनका ऋठनेमी चर्यु नामक जो ग्रंथ है, तीनों ही ग्रंथ इन्हीं के हैं। ऋठनेमी चर्यु, इसमें कृष्ण की कथा का वर्णन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्वयंभू का ग्रंथ है ऋठनेमी चर्यु, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कृष्ण की कथा का वर्णन है। और इसको और भी कुछ नाम से जानते हैं, और बताइए आप किस नाम से जानते हैं भैया? हरिवंश पुराण, ठीक है। हरिवंश पुराण। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो डेली आप क्लास देखिए, पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको पेड बैच से जुड़ना है, पेड बैच में उपलब्ध है, अगर आप पूरा हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं मूल किताबों पर आधारित, या फिर आप यूजीसी नेट का पेड कोर्स चाहते हैं, मतलब पूरा पढ़ना चाहते हैं थ्योरी क्लासेस। हालाँकि मैं यूट्यूब पर भी कुछ करवा ही रही हूँ, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा यूट्यूब पर, इतना पुश होता नहीं है वीडियो, है ना? इसलिए मैं नहीं करवा पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं एक दिन में बहुत सारी वीडियोज़ यहीं पर भी डाल दूँ, लेकिन वो चलती नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता मेहनत करने का, है ना? तो आप चाहें तो भई सॉफ्टली मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट का पूरा पेड कोर्स हिंदी का आपको केवल और केवल ₹999 में मिल रहा है, ठीक है? तो ये याद रख लेना। और स्वयंभू से एक और बात याद रख लेना, इन्हें अपभ्रंश का बाल्मीक कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश का बाल्मीक इनको कहा जाता है, और भोला शंकर व्यास ने तो इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म की किस शाखा से हुआ है? और नेक्स्ट वीडियो किस पर आना चाहिए, या आदिकाल पर ही या फिर नेक्स्ट भक्ति काल पर, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म की किस शाखा से हुआ है? अगर आप मुझसे लाइव में कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं कल 12 बजे लाइव आऊँगी। आप जुड़ सकते हैं क्लास से, ठीक है? सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़ा हुआ है? तो ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ये वज्रयान से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएँ हैं, महायान और वज्रयान, ठीक है? महायान और वज्रयान, इनकी 2 शाखाएँ हैं। तो ये बौद्ध धर्म
वज्रयान की शाखा से निकला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आई थिंक ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो, देखो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा डीप नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मैंने एकदम फ़ास्ट एक्सप्रेस की तरह बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह करवा रखे हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल पर, नए हो तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल करवा दूँगी, है ना? और पीडीएफ अगर इन क्लासेस की आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन ज़रूर कर लेना, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।